रेड पॉडकास्ट पे आप सुन रहे हैं इंडिया क्लासिफाइड। 16 जुलाई 1945 सुबह का समय न्यू मैक्सिको में 425 लोग एक मीटिंग के लिए मिले। इन लोगों में यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट और हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स शामिल थे। रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स और आर्मी ऑफिसर्स की इस टीम ने एक नया बॉम्ब बनाया था और वो लोग आज इसकी टेस्टिंग करने वाले थे। अनुमान लगाए जा रहे थे कि शायद ये बॉम्ब किसी काम का नहीं है और ये फेल हो जाएगा, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये बॉम्ब पूरे न्यू मैक्सिको शहर को तबाह कर देगा। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में शहर से 56 किलोमीटर दूर इस बॉम्ब का परीक्षण किया गया। बॉम्ब से निकलती आग आसमान में 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठ रही थी और धमाके की गूंज 160 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। इस बॉम्ब के क्रिएटर रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी ऐसा खतरनाक विस्फोट देखकर दंग रह गए। उस दिन हिस्ट्री बुक्स में लिखा गया एक नया रिकॉर्ड। 16 जुलाई 1945 शाम 5:29 पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन किया गया। नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन और आप सुन रहे हैं रेड पॉडकास्ट पर इंडिया क्लासिफाइड। जैसा कि आपने सुना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की खबर ने दुनिया भर की मीडिया, पॉलिटिशियंस और सोल्जर्स को हिलाकर रख दिया था। पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई थी कि इंसानों ने वो हथियार बना लिया है जिससे पूरी इंसानियत का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि उस दिन जो हिस्ट्री में लिखा गया वो सच नहीं था। पहला न्यूक्लियर वेपन यूएस में नहीं, भारत ने बना था। 1945 से हजारों साल पहले पहला न्यूक्लियर वेपन प्राचीन भारत में बना था, और सिर्फ बना ही नहीं बल्कि इस्तेमाल भी हुआ था। जिस ज्योग्राफिकल लैंड को आज हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, प्राचीन युग में इन एरियाज को पांचाल, गांधार, मद्र, कुरु और कंबोज की स्थली कहा जाता था। सिंधु यानी आज की इंडस रिवर और सरस्वती नदी के बीच सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदारो के शहर बसे थे। 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने सन जोहन मार्शल की देखरेख में मोहनजोदाड़ो के खंडरों की डिस्कवरी की। मोहनजोदाड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन का हिस्सा है। ये वो सिविलाइजेशन है जिससे कि भारत की सभ्यता का सबसे नजदीकी रिश्ता है। बैनर्जी की रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस 2500 बीसी के शहर में एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, हर घर में टॉयलेट्स और वेल प्लान्ड सिटी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। लेकिन टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, रिसोर्सेज की कमी, पॉलिटिकल बदलाव और इंडिया पाकिस्तान बनने के बाद मोहनजोदाड़ो की रिसर्च आगे नहीं बढ़ पाई। मगर फिर प्रोफेसर डेविड डेवनपोर्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस एरिया में सालों तक रिसर्च की। 1977 में कई चौंका देने वाली फाइंडिंग्स सामने आई। डेवनपोर्ट ने बताया कि उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान मोहनजोदाड़ो में एक 45 मीटर का एरिया देखा था। इस एरिया की सबसे अजीब बात यह थी कि यहां सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यहां मैं आपको बता दूं कि विट्रिफिकेशन नाम से एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में पत्थर लावा के साथ पिघल जब ठंडा हो जाता है तो कांच जैसा रूप ले लेता है। मोहनजोदाड़ो में डेवनपोर्ट और उनकी टीम को विट्रिफाइड रॉक्स के कई सैंपल्स मिले। एलिमेंटल एनालिसिस के एक्सपर्ट और जियोकेमिस्ट डॉक्टर संपत अयंगर ने यहां से कलेक्ट किए गए क्ले जैसी रॉक के सैंपल्स पर कई टेस्ट किए। शुरुआती टेस्ट रिजल्ट में मालूम हुआ
कि इन सैंपल्स में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और पोटेशियम की भारी मात्राएं पाई गई है। इन शुरुआती टेस्ट से लग रहा था जैसे कि ये क्ले रॉक के सैंपल्स हैं। लेकिन फिर डॉक्टर अयंगर ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेस्ट किया। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेस्ट की मदद से साइंटिफिक पता लगा सकते हैं कि कोई भी मटेरियल कैसे बना है और इसके बनने में कौन कौन से केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस शामिल हैं। डॉक्टर अयंगर ने पाया कि इस क्ले जैसे मटेरियल के बनने में 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान जरूरी होता है। डॉक्टर अयंगर ने दावा किया है कि यह किसी सुपरनैचुरल ताकत का ही काम हो सकता है और वो सुपरनैचुरल ताकत थी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ब्रह्मास्त्र का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 में ये श्लोक है। तत्स्वं प्रज्वालम महाज्वालम ततेजुमंडलम संवृतम सश्वब्दाम व्योम ज्वालामालाकुलम भ्रशम चाचाल चिमाही कृत्सना सपर्वत वनद्रुमा। इसका मतलब यह है कि जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था तो उसका एक्सप्लोजन 1000 सूर्यों से भी ज्यादा चमकदार था और जब यह विस्फोट हुआ था तो सूरज हवा में घूम रहा था, पेड़ों में आग लगी थी, हर जगह सिवाय तबाही के और कुछ भी नहीं था। इस धमाके के बाद जो भी इंसान बच गए उनके बाल झड़ने लगे, उनके नाखून खुद ब खुद उखड़कर गिरने लगे। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि जहां ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है वहां 12 वर्षों तक कोई जीव, कोई पौधे या कोई भी जनजाति पैदा नहीं हो सकती। महाभारत में इस बात का भी मेंशन किया गया है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद आसपास के गांवों में गर्भवती महिलाओं के बच्चे उनके गर्भ में ही मर गए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब कुछ जो कि हजारों सालों पहले हमारे ग्रंथों में लिखा जा चुका है, वैसा मॉडर्न हिस्ट्री में कहां देखा गया है? ये सभी डिस्क्रिप्शंस, नाखूनों का झड़ना, बालों का झड़ना, पेड़ों में आग और भयंकर विनाश की ये तस्वीर देखी गई थी हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 के अगस्त महीने में किए गए। इन न्यूक्लियर ब्लास्ट के जेनेटिक इफेक्ट्स आज भी देखे जा सकते हैं। लेकिन जहां शोध होते हैं वहां सवाल भी होते हैं। कोई भी रिसर्च क्वेश्चंस के बिना अधूरी होती है। तो सवाल यह है कि क्या महाभारत में लिखी ये बातें कितनी सच है? अगर सच में ऐसा कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है तो हिरोशिमा की तरह उस एक्सप्लोजन का कोई सबूत जरूर होगा। मैं आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के और भी पुख्ता सबूत मिले। सालों खुदाई करने के बाद मोहनजोदाड़ो शहर की गलियों में एक जगह पर 44 इंसानी कंकाल मिले थे। कुछ कंकाल छोटे बच्चे के थे और कुछ अडल्ट्स के। हजारों साल बीत गए लेकिन किसी जंगली जानवर ने भी इन कंकालों को नहीं छुआ। और आखिर क्यों? हजारों सालों बाद भी उनकी हड्डियां न सड़ी न गली। आखिर ऐसा क्या हुआ था यहां पर? कहा जाता है कि टेस्ट रिपोर्ट्स में मालूम हुआ कि इन कंकालों में से कुछ की हड्डियां रेडियो एक्टिव थी, यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का पक्का प्रमाण। राजस्थान में भी रेडियो एक्टिव डस्ट मिली थी, वो भी उस जगह पर जहां एक बड़ा हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। इन खबरों के चलते हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रोककर वहां डीआरडीओ ने ड्रोन माउंटेड रेडियो एक्टिव सेंटर शुरू कर दिया। फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहे जाने वाले रॉबर्ट ओपनहाइमर महाभारत, गीता, एंशिएंट हिंदू और वैदिक टेक्स्ट के स्कॉलर भी थे। उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में ब्रह्मास्त्र से जुड़ी बातों का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, हमारे वैदिक टेक्स्ट में लाइट ईयर्स का वैल्यूएशन, धरती से सूरज तक की दूरी
और एटॉमिक थ्योरी का जिक्र कई बार हुआ है। साइंटिस्ट बताते हैं कि ये सारी जानकारी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए अहम है। ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा करती है कि पहला न्यूक्लियर वेपन भारतीय सभ्यता में ही इस्तेमाल किया गया था। आज दुनिया में लगभग सबके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब यानी परमाणु बॉम्ब किसी भी आर्मी के लिए उसका सबसे घातक हमला परमाणु हमला होता है। हर देश ये ताकत हासिल करना चाहता था और आज भी न्यूक्लियर बॉम्ब का ख्याल लोगों के होश उड़ा देता है। भारत के इतिहास में ऐसे न जाने कितनी टेक्नोलॉजीज हैं जो आज दिखती नहीं है। हम अपनी सभ्यता और अपने पूर्वजों की नॉलेज को डाउट करते हैं, जबकि हमारी सभ्यता आज के जमाने की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस थी। महाभारत का न्यूक्लियर वॉरफेयर और मोहनजोदाड़ो की न्यूक्लियर साइट्स, वहां मिले कंकाल इसी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज की तरफ इशारा करते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। मिलता हूं आपसे रेड पॉडकास्ट प्रेजेंट्स इंडिया क्लासिफाइड के अगले एपिसोड में। You were listening to Red Podcast India Classified, written by Dhruv Law, audio designed by Ayush Mehra, creative director Saurabh Brahmer. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in.